Hello students, this is the chapter number 3, gravitation for class 9th physics. The most important and very interested chapters of the physics, and there are so many things, so many definitions, laws and formulas, very interesting formulas and very interesting laws you will read here. So basically we will start from the gravitation. That what is the gravitation? Let us start with the definition. That is the gravitation. Gravitation is the force of attraction between two objects in the universe. Gravitation is the force of attraction between two objects in the universe. यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई दो के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही हमारा ग्रेविटेशन कहलाता है. सपोज़ करो कि सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल, जो न्यूटन्स वाला एग्ज़ाम्पल था कि सेब जो है, वो एप्पल जो है वो ज़मीन पे क्यों गिरा, है ना. वो जो एप्पल है वो ज़मीन पे क्यों गिरा? ड्यू टू ग्रेविटी. क्योंकि ज़मीन जो है, अर्थ जो है, अपनी तरफ उसने खींचा एप्पल को, ठीक है, वो उसकी तरफ चला गया. इसी तरीके से जब हम जो है किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, जैसे मैं अगर स्पिन को ऐसे ऊपर फेंकता हूँ तो दोबारा ये नीचे आता है. क्यों आता है? क्योंकि इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जो अर्थ इसके ऊपर लगाता है, ठीक है. अट्रैक्शन फोर्स जो है अर्थ इसके ऊपर यूज़ करता है. तो इस तरीके से मतलब जो है बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे. आपको जब कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वो दोबारा नीचे आती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशन इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वो अट्रैक्शन का एक फ़ोर्स होता है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच. यूनिवर्स में चाहे जो भी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चाहे हम हो, अर्थ हो, तो जब हम, अगर मैं हवा में कूदता हूँ तो हवा से कूदने के बाद मैं दोबारा ज़मीन पे आता हूँ. ऐसा क्यों होता है? ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है. तो एक चीज़ और याद रखना कि ये डिपेंड करता है मास पे, ठीक है. डिपेंड्स अपॉन मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, और मतलब जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसका ग्रेविटेशन उतना ज़्यादा होगा. ये इसमें आपको पता चलेगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स डैट, है ना, बहुत मज़ेदार चीज़ें पढ़ना इसको, कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every another object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. देखो ये ऐसे नहीं समझ में आएगा. कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन ही यही है कि मतलब कि जो जगह घेरती है. जैसे आपने मैटर का डिफिनेशन आपने पढ़ा होगा ना कि व्हाट इज़ द मैटर. तो क्या होता है डिफिनेशन? जो जगह घेरती है और जिसके पास मास होता है, ठीक है. सपोज़ करो ये हमारा जो है मास m1 कोई ऑब्जेक्ट थी, ठीक है, इसका सेंटर ये है. यहाँ पे कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस जब भी लिया जाता है ना, सेंटर से लेंगे, है ना, एंड से नहीं लेंगे. कहता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर स्मॉल r हो, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से पढ़ो. कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स. यानी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है, अगर इनके पास मासेस है, कहता है कि एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे की तरफ खींचा चला आएगा. कब? विद अ फोर्स विच इज़ प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. कहता है कि ये एक रिलेशन बनेगा जब ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? इनका जो भी मास है उनके प्रोडक्ट के. यानी कि इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, m1 इंटू m2. और फिर कहता है कि एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. इन्वर्सली का मतलब उल्टा, एक चीज़ घट रही है, अगला चीज़ बढ़ रही है ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. तो एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर. जो f है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी इनके बीच का जो भी दूरी है इसके स्क्वायर के, यानी कि r स्क्वायर, ठीक है. ये हो गया. अब देखो यहाँ पे जब इन दोनों को मिला करके लिखा जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है. और जब ये कांस्टेंट, जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो ये हो जाएगा F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे g m1 m2 क्या है, ठीक है. तो g एक कांस्टेंट, m1 क्या है? मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट A,
एंड m2 इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट b एंड r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो f इक्वल टू जी m1 m2 अपन में r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो g है ना, g को हम क्या बोलेंगे, g जो है इसको बोलते हैं UGC, UGC है ना, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ से जो हमारा जी निकल करके आया, ठीक है, जो हमारा जी निकल करके आया, क्या आया, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जो g है, तो g की वैल्यू होती है बेसिकली 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर, है ना। ये कैसे आया, ये एक निकाला गया है एक्सपेरिमेंटली, इसको निकाला गया है। जैसे स्मॉल जो g की वैल्यू होती है आपको पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली आया। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटली जो कैपिटल G है, जो जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर, ये आया है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रेविटेशन लॉ है, जो ग्रेविटेशन है, ये किस पे डिपेंड करता है, मास पे, है ना। अभी हमने पहले बताया था कि मास पे डिपेंड करता है। जिसका मास ज़्यादा होगा, जैसे मान लो कि हम जो है, हम पृथ्वी की तरफ या अर्थ की तरफ हम क्यों खिंच जाते हैं, बिकॉज अर्थ का मास ज़्यादा है तो हमको खींचता है अपनी तरफ। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसका मास कम होता है और अर्थ का मास ज़्यादा है तो खिंचता है। तो सभी प्लैनेट्स जो हैं वो चक्कर सन का क्यों लगाते हैं, क्योंकि सबके मास जो है सन के मास से कम होता है ना। ये सन है, मान लो यहाँ पे सन है, इसके जो भी मतलब इसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं इस तरीके से, तो सब इसी का चक्कर क्यों लगाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। क्यों, क्योंकि इसका मास सन का मास ज़्यादा है और इनके मास कम है, तो ये अपनी तरफ खींचता है सबको। और अर्थ का चक्कर मून लगाता है ना, क्योंकि मून का मास कम है और अर्थ का मास ज़्यादा है, तो अर्थ अपनी तरफ खींचता है मून को। बहुत सारे लॉजिक हैं यहाँ पे, फिज़िक्स में बेसिकली आपको लॉजिकली ही पढ़ना होता है। तो यहाँ से ये यूनिट कैसे आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखना, ये F इक्वल टू जी m1 m2 है ना, अपॉन में r स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर इक्वल टू f, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। g इक्वल टू f इंटू m1 m2 g इक्वल टू f इंटू r स्क्वायर अपॉन में m1 m2, ठीक है। और हमको पता है कि f की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ये r है ना, डिस्टेंस किस में मेजर की जाती है, मीटर में। तो न्यूटन ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है, और यहाँ पे m1 इंटू m2 यानी कि kg का स्क्वायर, तो वही यूनिट आ गई ना। तो इसकी जो वैल्यू है, जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा तो इसकी वैल्यू यही रखा जाएगा, ये गिवन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका मास जो है, जिसका मास किसी का 10 kg है, अगले का 5 kg है, इनके बीच का दूरी मान लो कि 10 मीटर है, तो पूछेगा कि इनके बीच का फोर्स कितना होगा, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स हम लगाएंगे। अभी जब तक ये हमारा थ्योरेटिकल चल रहा है, थ्योरी की बात करेंगे, उसके बाद जो न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल के बारे में हम बात करेंगे।